हाय शिफाली। यार मुझे ना प्लीज़ अपना स्टॉक मार्केट और सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दिया। आई माइट नीड टू ज्वाइन यू, हेल्प यू। टू ले लेगी ना मुझे अपने वेंचर में? अरे रिलैक्स शनाया, हुआ क्या है? तुम्हें पता नहीं हमारी जनरेशन कितनी अनलकी है। हमने ही फेस करना था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद कोविड और अब ये स्टैगफ्लेशन। ओहो शनाया रिलैक्स। क्या तुम्हें पता भी है स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है? क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि स्टैगफ्लेशन आ सकता है? स्टैगफ्लेशन एक्चुअली आएगा या नहीं? अगर आया तो वर्ल्ड में कौन कौन सी इकोनॉमी को हिट करेगा? इंडियन इकोनॉमी को हिट करेगा भी या नहीं? एंड एट लास्ट अगर आ गया, इंडियन इकोनॉमी में भी आ गया, तो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स पे, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट पे, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे इसका क्या इफेक्ट होगा? क्या तुम्हारी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो सबसे पहले ये सारी चीजें समझो और उसके बाद कंक्लूड करो। तुम्हें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। और आप लोग शनाया के साथ आप लोग भी ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स जानिए और उसके बाद मुझे कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में स्टैगफ्लेशन आ सकता है? अगर आया तो ये हमें कैसे इम्पैक्ट करेगा? लेकिन मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं उसके पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। और इसके अलावा मेरे पास एक और बहुत अच्छी अनाउंसमेंट है आपके लिए। अभी जो सांता क्लॉज रैली आने वाली है, जो क्रिसमस न्यू ईयर फेस्टिव टाइम आने वाला है, उसके लिए हम लेकर आए हैं हर बार की तरह आपके लिए ईयरली मेंबरशिप पे 10% डिस्काउंट अक्रॉस ऑल द मेंबरशिप्स। तो वेट किस बात का है? हमारी प्रीमियम पेड सर्विसेज से आपको पता है आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे कितनी जल्दी जल्दी चल सकते हैं। तो हम आपको हेल्प कर पाए आपकी वेल्थ क्रिएशन जर्नी के लिए और आप मजा ले पाए इस डिस्काउंटेड रेट्स का। तो उसके लिए फोन उठाइए, हमें कॉल कीजिए 9821611667 पे या फिर व्हाट्सएप कीजिए 9821611667 पे। अगर देखना चाहते हैं कौन सा प्लान आपके लिए अच्छा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं एंड ज्वाइन बटन के थ्रू मंथली मेंबरशिप ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि स्टैगफ्लेशन है क्या और स्टैगफ्लेशन क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया में आ रहा है। चैप्टर 1 स्टैगफ्लेशन। देखिए बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, महंगाई क्या है, कब आती है महंगाई? जब किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, जीडीपी बढ़ रहा हो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम जा रहा हो, ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हो, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों के पास पैसा है, जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, तो वो खर्च करेंगे, राइट? तो इस बात का फायदा हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट उठाते हैं। कैसे? अपने प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ा के। रेट बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है और इसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। इसका ठीक उल्टा होता है जब अगर किसी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो रही हो या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा हो, लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए, तो ऑब्वियसली जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो क्या करते हैं, क्योंकि उनको तो अपनी बॉटम लाइन सेव करनी है, तो वो डिस्काउंट्स देने लगते हैं या फिर वो प्रोडक्ट का रेट कम कर देते हैं और इस तरीके से महंगाई कम हो जाती है। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन कम हो गया, राइट? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं खर्च करने के लिए, अगर बड़ा हुआ रेट रखेंगे कोई लेगा ही नहीं। तो इस तरह से इन्फ्लेशन वर्क करता है। अब स्टैगफ्लेशन क्या है? स्टैग्नेंट प्लस इन्फ्लेशन को मिला के ये वर्ड बना है स्टैगफ्लेशन। इसमें किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ नहीं रही है, स्टैग्नेंट रह रही है या फिर नीचे आ रही है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम नहीं हो रहा है, या तो बढ़ रहा है या स्टैग्नेंट रह रहा है। उसके बावजूद इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और इसे कहा जाता है स्टैगफ्लेशन। लास्ट ये स्टैगफ्लेशन देखा गया था यूएस में 1970s में। अब चैप्टर 2 पे आते हैं कि क्यों ये स्टैगफ्लेशन होता है और क्यों कहा जा रहा है कि अभी स्टैगफ्लेशन आ सकता है। तो 1970s में जब 1973-79 में ये स्टैगफ्लेशन आया था, तब हुआ क्या था कि ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। 1973 में ऑयल प्राइसेस बढ़े और फिर 1979 में और बढ़ के डबल ट्रिपल ऑयल प्राइसेस हो गए। और इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर वाले थे, वो संभाल नहीं पाए और इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ता गया। इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ा और जो इकोनॉमिस्ट थे, सेंट्रल बैंक के मैनेजर्स थे, उन्हें ये नहीं समझ में आया कि इस इन्फ्लेशन से फाइट कैसे करना है, कैसे इस इन्फ्लेशन को नीचे लेके आना है। और सिचुएशन आ गई थी स्टैगफ्लेशन की, जो कुछ सालों तक रही। उसके बाद ऑयल प्राइसेस कम आए, बैंक मैनेजर्स कई सारी स्कीम्स लेके आए, कई सारी पॉलिसीज लेके आए और फिर ये स्टैगफ्लेशन कंट्रोल किया गया। अभी हमें पता है कि जब
कोविड ने हिट किया था इंडिया को और वर्ल्ड वाइड, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन हो गई, इकोनॉमी रुक सी गई थी, एम्प्लॉयमेंट रुक गया था, हर चीज रुक गई थी। तो उस टाइम पे इकोनॉमीज चलती रहे, इसलिए हर गवर्नमेंट ने जो लिक्विडिटी है वो इन्फ्यूज की थी, बहुत कम रेट पर बोरोइंग्स दी थी, बैंक्स ने लोन दिए थे बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कई जगह पैसे बांटे थे। तो इस तरीके से जो स्टेपल्स है लाइक खाने का सामान, ये सब चीजें फ्री में दी गई थी। तो इस तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्यूज की गई। ये लिक्विडिटी इन्फ्यूज करने की वजह से जब कोविड कंट्रोल होने लगा तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगा। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की सारी जो कोशिशें हैं, जो पॉलिसीज है, वो सारी गवर्नमेंट्स कर ही रही थी। इतने में क्या हुआ कि यूक्रेन वॉर छिड़ गया और ये यूक्रेन वॉर अब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस वॉर की वजह से क्या हुआ, क्रूड प्राइसेस बहुत ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए। क्रूड प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस ये बहुत बढ़ते जा रहे हैं। इस ओवरऑल सिचुएशन की वजह से और यूएस में, यूरोप में बहुत ज्यादा रिसेशन के सिम्टम्स दिखने लग गए बिकॉज ऑफ दिस वॉर एंड मेनी अदर फैक्टर्स। तो ओवरऑल ये अनुमान लगाया जाने लगा कि शायद स्टैगफ्लेशन आ सकता है करंट सिचुएशन में। अब इंडिया में ये स्टैगफ्लेशन आएगा या नहीं आएगा, वर्ल्ड वाइड ये स्टैगफ्लेशन आएगा या नहीं आएगा, तो फेड का ये कहना है कि यूएस में स्टैगफ्लेशन नहीं आएगा, बट स्टिल यूएस में स्टैगफ्लेशन आने के चांसेस है। अगर मैं बात करूं इंडियन इकोनॉमी, इंडियन मार्केट्स की, तो इंडिया में स्टैगफ्लेशन 100% नहीं आएगा। और रीजन में 14 दिसंबर को जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन ने स्पीच दी, उससे भी ये क्लियर होता है कि स्टैगफ्लेशन नहीं आएगा। उन्होंने कहा कि स्टैगफ्लेशन की जो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो या तो कम हो या स्टैग्नेंट रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाए या फिर स्टैग्नेंट रहे, और उसके बाद भी इन्फ्लेशन बढ़े। ये तीनों ही कंडीशन इंडिया करंटली सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट रिटेल में और होलसेल में दोनों में नीचे आ रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया की बहुत अच्छी चल रही है। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। क्या नंबर्स उन्होंने दिए वो भी देख लेते हैं। होलसेल में इन्फ्लेशन अभी अपने 21 मंथ लो पर है 5.85%, और अगर रिटेल की बात करूं तो 11 मंथ लो पर है 5.88%। इसके अलावा जो वर्ल्ड बैंक के नंबर्स आए उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 22-23 में Q2 में इमर्जिंग इकोनॉमीज या फिर डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसमें इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर। उसके अलावा हम अगर अपने आसपास भी देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट या फिर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन या बहुत ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेच, इस तरह की कोई भी सिचुएशन हमें नहीं देखने को मिल रही है किसी भी सेक्टर में। हम चाहे रॉयल एस्टेट ले ले या कोई भी बड़ा सेक्टर ले ले, मेजर सेक्टर जो एक कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, तो ऐसा कुछ सिम्टम इंडिया में नहीं दिख रहा। इसलिए इंडिया में स्टैगफ्लेशन आने के चांसेस मुझे भी लगता है कि नहीं होंगे। बट स्टिल अगर स्टैगफ्लेशन आता है, अगर इंडिया में आता है, अगर यूएस में आता है, वर्ल्ड वाइड कहीं भी आता है, तो क्योंकि अब आप लोगों के इन्वेस्टमेंट्स में वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर रहता है, कई म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो आपको बाहर के फंड्स में इन्वेस्ट करवाते हैं, कई स्टॉक्स है जो आप लोग बाहर के परचेज करते हो, तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट पे इसका इम्पैक्ट हो सकता है और क्या आपकी स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, उस लास्ट 2 लाख पे बात कर लेते हैं। तो चैप्टर 4 वुड बी कि स्टॉक मार्केट में आपके इन्वेस्टमेंट्स का क्या इफेक्ट इस पे हो सकता है। तो बेसिकली देखिए, इन्फ्लेशन अगर आ जाता है तो इसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या होगा, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनके जो लोन्स है वो बहुत ज्यादा डिफॉल्ट होने लगेंगे, लोग पे नहीं कर पाएंगे। नंबर्स में अगर हम देखें, कॉर्पोरेट डिफॉल्टर 17% 23 में बढ़ जाएंगे। लॉस मेकर जो है कंपनीज वो इस साल के एंड तक 10% हो जाएगी और 2023 तक बढ़ते बढ़ते 40% हो जाएगी। तो स्टैगफ्लेशन वुड बी एन एविल जो सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स को ट्रिगर करेगा। अब कॉर्पोरेट डिफॉल्ट्स को ट्रिगर करने की वजह से स्टॉक मार्केट में अगर हम समझे तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे अफेक्ट होगा। एक तो बैंक्स में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो अफेक्ट होगा। तो बैंक्स ने आपके पास जिन बैंक के स्टॉक है उन बैंक्स ने किन ग्रुप्स को बोरिंग दे रखी है, किसी एक मेजर ग्रुप को बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं दे रखी है। फॉर एग्जांपल अगर अदानी ग्रुप को किसी बैंक ने बहुत ज्यादा एक्सपोजर दे रखा है तो मुझे लगता है वो बैंक भी हाई रिस्क पर है। तो इस तरह का एक इवैल्यूएशन आपको करना चाहिए। के अलावा जो स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज हैं जिनमें लोन्स बहुत ज्यादा है, डेट्स बहुत ज्यादा है, प्लेजिंग बहुत ज्यादा है, उनका आपको रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी चांसेस है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है
तो आपको लॉसेस हो सकते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स बहुत बुरी तरह अफेक्ट हो सकते हैं। लास्टली बात कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपके इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, म्यूचुअल फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कैसे अफेक्ट होगा स्टैगफ्लेशन से। तो जो बाहर के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करवाते हैं म्यूचुअल फंड, यूएस यूरोप का जो एक्सपोजर देते हैं, मेरे ख्याल से उनसे आप थोड़ा सा दूर रहिए अभी। और दूसरी बात है, चाहे अगर आप डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स में इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले, इंडियन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाले म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है, अभी जो इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से आपका पर्सपेक्टिव आपको 5 से 10 साल का रखना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए 1-2 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ी दूरी रखिए, क्योंकि चांसेस है कि आपको उतने अच्छे रिटर्न मिल नहीं पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।